नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की है, कहां पर एक्शन दिख रहा है। सबसे ज़्यादा अगर एक्शन की बात करें तो आज नेचुरल गैस, जहां पर लगातार तीसरे सत्र में अच्छी तेजी है, 311 के ऊपर MCX पर नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों में देखिए तो गोल्ड बिल्कुल सपाट है। कल हमने देखा गोल्ड में मुनाफा वसूली थी, आज 96,000 के आसपास सोना यहां पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में गिरावट थोड़ी बड़ी है, लेकिन चांदी दायरे में ही है। उस तरह की डिसाइसिव गिरावट या ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। करीब करीब चौथाई से आधे % की गिरावट है। 96,150 के आसपास MCX पर चांदी ट्रेड कर रही है। बेस मेटल्स की बात करते हैं तो बेस मेटल्स में कॉपर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कॉपर को लेकर खबर यह है कि चीन लगातार कॉपर का इंपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे सप्लाई कम हो गए हैं। जो शंघाई के जो एक्सचेंज के जो वेयर हाउसेस है वहाँ पर स्टॉक काफ़ी कम हो गए हैं। ये एक फैक्टर है बेस मेटल्स को लेकर। कॉपर आज 1% नीचे है, 850 के नीचे। जिंक भी कमज़ोर है, आधे % तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। एल्यूमिनियम 0.25% नीचे है, 233 रुपये 80 पैसे पर, और लेड का भाव 178 रुपये के नीचे है। तो बेस मेटल्स में आज सारे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कच्चा तेल हल्की तेजी दिखा रहा है, 5,170 के आसपास, और $63 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। खबर सबसे अहम है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जिस तरह की चिंताएं हैं बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान के बीच, इससे यहाँ पर अस्थिरता बनी रहने की संभावना है, और साथ ही खाड़ी देशों में भी तनाव लगातार बरकरार है। लेकिन एक और अहम खबर है, वो है वीकेंड में स्विट्जरलैंड में US और चीन के अधिकारियों की बैठक है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, ट्रेड वार्ता से क्या कुछ निकल के आता है, क्या आगे जो गतिरोध चल रहा है वो क्या खत्म होगा, ये बाजार को दिशा दे सकता है, क्योंकि डिमांड को लेकर, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न है। हमारे साथ कुणाल जी हैं निर्मल बैंक से, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD हैं और रिसर्च हेड हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला शॉर्ट नोटिस पे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह की सिचुएशन है तनाव के बॉर्डर पर, ऐसे दौर में, हालांकि इंटरनेशनल लिंक्ड ये सारी कमोडिटीज़ हैं, नॉन एग्री कमोडिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में डर रहता है। ऐसे दौर के लिए क्या सलाह है आपके लिए सर? केडिया जी सर, आपसे सवाल था। चलिए केडिया जी के पास वापस जाएंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मानव, यही सवाल आपसे होगा, मौजूदा माहौल में आप क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को, गोल्ड में और सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी नमस्ते विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल नमस्ते से सर। जैसे आपने भी कहा, स्विंग्स बहुत ज्यादा हाई है। एक एक दिन में 1,500-2,000 रुपए की हम मूव आते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक कॉशियस जैसा माहौल है, एक वोलेटिलिटी जैसा माहौल है। तो मेरे ख्याल से एक चीज हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि कैरी ट्रेड जितना हो सके उतना ना करें। बिकॉज कैरी ट्रेड में ये हो रहा है कि दूसरे दिन गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाता है तो उसी तरह से हम मूव भी आती हुई देखते हैं, और बिल्कुल 2-2 हजार 1500 रुपए की रेंज हम आती हुई देखते हैं। तो ये थोड़ा एक कॉशन होना चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल फॉलो करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जैसे गोल्ड की अगर बात करें, सोने में इमीडिएट बेसिस पे 96,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है, मेरे ख्याल से सेल करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं। तो हमने भी वही रखा कि सेल बिलो का एक अपडेट दिया कि 95,650 के आसपास हम बेच सकते हैं, 96,150 टॉप रहेगा, और 95,350 का टारगेट हो सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते तब तक ये एक बड़ी स्विंग्स, जैसा सुबह भी हमने देखी, वो स्विंग आ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन USD INR है विश्व में, आप देखें एक दिन में, कल के दिन में ₹1 हमने बढ़ता हुआ देखा है। दूसरे ही दिन आज भी 30-40 पैसा रुपया ऊपर चला है। तो USD INR को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये अब चांदी में क्या, चांदी में खरीदना चाहिए क्या आज की गिरावट में, कि अभी वेट करें मानव? मेरे ख्याल से चांदी में सर बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा वोलेटिलिटी को
शांत होने दे सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही स्विंग्स काफी हाई है, लेकिन अगेन 95,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहीं पे हमने बाइंग की भी सलाह दी है, क्योंकि कॉपर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी जान आती हुई लग रही है, तो वो शायद सपोर्ट हो सकता है चांदी को मिले। तो मेरे ख्याल से चांदी में हम बाय कर सकते हैं 95,800 पे, 95,100 का स्टॉप रहेगा, और 97,000 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है वहां पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कच्चे तेल पे बता दीजिए मानव, कच्चा तेल 4.5% ऊपर है। वीकेंड पे एक अहम बैठक है यूएस और चाइना के अधिकारियों की स्विट्जरलैंड में, ट्रेड वार्ता होगी। क्या लग रहा है आपको, उसका क्या असर होगा कच्चे तेल पर? क्या करना चाहिए ट्रेड और ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से कच्चे तेल में जो 4700 का रीसेंट लो था, जो $55 के आसपास था, वो एक बेस बन चुका है। मुझे लग रहा है एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अब जब तक उसके नीचे नहीं जाता है, क्रूड ऑयल में बिकौली नहीं करनी चाहिए। जो भी नीचे आता है वहां से बाइंग की मोमेंटम ही ढूंढनी चाहिए क्रूड में, मेरे ख्याल से। तो इमीडिएट बेसिस पे 5130 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 5060 का एक स्टॉप रहेगा, और 5230 का टारगेट हो सकता है। मुझे लग रहा है ये जो रैली है ये 5400-5500 तक खींच सकती है, 5500 के आसपास तक। वहां से फिर देखना होगा कि अगर 5500 के ऊपर टिकता है तो ये रैली शायद कंटिन्यू होगी, नहीं तो वापिस से वहां पे थोड़ा बहुत रुक सकता है। लेकिन वहां तक की एक रैली ये आती हुई दिखती है। ऑप्शंस में बिल्कुल अगर एट द मनी करें तो भी, या फिर 5200 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है, तो वो हिसाब से बाइंग साइड रहना बेहतर होगा। साइड में रहने की सलाह आपकी तरफ से है। 5230 के टारगेट के लिए आप कच्चा तेल खरीद सकते हैं। मेटल्स को लेकर कॉपर पर सबसे पहले मानव आपकी राय चाहिए। कॉपर को लेकर खबर ये एक आ रही है कि अप्रैल में शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर कॉपर के स्टॉक में 60% तक की गिरावट आई है, और बाजार में बैकवर्डेशन की स्थिति बन गई है, और जो भी नियर मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अब महंगे हो गए हैं, और कॉपर का जो प्रीमियम है वो भी चाइना में काफ़ी बढ़ गया है, और चीन अब कॉपर इंपोर्ट के लिए ज़्यादा भी प्रीमियम भी भुगतान करने के लिए तैयार है, और ट्रेड वॉर के बावजूद वो यूएस से भी इंपोर्ट कर रहा है। इन खबरों के बीच में कॉपर की चाल आपको कैसी दिख रही है? लेकिन आज के सत्र में 1% कमज़ोर है, आगे की चाल आपको क्या दिख रही है कॉपर की? मेरे ख्याल से कॉपर या ओवरऑल मेटल्स में भी एक बहुत स्टेबिलिटी है। आप अगर देखें, सोना अपने नेचर के विपरीत चल रहा है, चांदी में थोड़ी स्टेबिलिटी है, एनर्जी पैक ओवरऑल थोड़ा स्विंग है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बाकी सारे जो हमारे पीयर कमोडिटीज है। एक बड़ा रीजन लगता है कि बिल्कुल जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड अपडेट्स आ रहे हैं उसका थोड़ा वेट किया जा रहा है कि कैसे वो डेवलप होगा। अब ये सैटरडे को भी यूएस और चाइना के ऑफिशियल्स का मीटिंग है, तो वो ऑफिशियल्स के मीट के बाद शायद हमें थोड़ा क्लैरिटी आए कि ये ट्रेड डील आगे बढ़ेगी, चाइना पे असर इसका होगा कि नहीं होगा, डेटा पे असर होगा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों में आरआर कट भी अनाउंस हुए, स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ता हुआ हमें दिखा है। तो ये बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, इसलिए कॉपर अपना मोमेंटम एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक जो बाइंग का माहौल है वो फिर से आना चाहिए। जब तक 820 के ऊपर है, 820 के ऊपर, तब तक एक बाइंग का मोमेंटम जारी रह सकता है। यहाँ से हमने वही सलाह दी है, 848 पे बाई कीजिए, 850 टारगेट होगा, 844 का स्टॉप रख सकते हैं। सो बिल्कुल कॉशन, यूएस चाइना के ट्रेड टॉक्स ये जो वीकेंड पे है उस पे बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए थोड़ी एक यहाँ से तेजी लग रही है। चलिए खेरिया जी से एक राय ले लेते हैं सोने और चांदी को लेकर। आज दायरे में जरूर दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के माहौल है, करंट माहौल में क्या करना चाहिए इन एसेट क्लास के अंदर, क्या लग रहा है? हालांकि भारत पाकिस्तान के तनाव का बाजार पे, गोल्ड सिल्वर पे, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनली लिंक्ड है, यूएस चाइना का ज़्यादा असर होता है, कुछ असर नहीं दिख रहा है। लेकिन सलाह क्या है आपकी तरफ से खेरिया जी? नमस्कार विशोभन जी। नमस्कार सर। देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि शुक्रवार को पिछले हफ्ते हमने 92,000 का लेवल देखा था, और उम्मीद था कि ये ऐसा लग रहा था कि मार्केट में और बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन सोमवार को ही हमने देखा इजराइल और हमारे के बीच में
तनाव आता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स में अब रिकवर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपसाइड मुझे लगता है कि सोनी में थोड़ा कैप है। फेड की बैठक में भी ये क्लैरिटी है कि आगे जाके वेट एंड वॉच मोड रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि और गिरावट बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, शनिवार और रविवार काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे यूएस चाइना की बैठक स्विट्जरलैंड में है और कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच में भी बैठक है। इन पे अगर कुछ पॉजिटिव शिपमेंट्स आते हैं तो गोल्ड में बड़ा करेक्शन आ सकता है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का गोल्ड पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बट रुपए में एक अचानक से जो गिरावट आई थी, इसकी वजह से एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट हमारे यहाँ पे गोल्ड में गिरावट कम है। बट ओवरऑल मुझे लगता है विश्वमोहन के प्राइस के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है। 96 तक बेच के चलना चाहिए। 97,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। 95,200 तक के भी मिलेंगे, बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है। मेटल्स की हम यहाँ पे कर रहे थे, मानव के साथ बातचीत हुई भी है। शंघाई के एक्सचेंज का जो वेयर हाउस है वहाँ पे 60% घट गया है वहाँ कॉपर का स्टॉक। क्या हो रहा है सर, कॉपर मार्केट पर क्या असर होगा इसका? देखिए, एज ऑफ नाउ ये स्टोरी जो भी है वो इम्पैक्टफुल नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज हम जानते हैं कि जनवरी फरवरी में टैरिफ से पहले ही यूएस ने काफी बड़ी बाइंग की थी। इसलिए आप देखोगे तो एलएमई पे या कॉमेक्स पे आप देखोगे तो कॉपर की इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखाई देगी, और चाइना ने भी काफी ज्यादा ऑफलोडिंग की थी टैरिफ से पहले, जिसकी वजह से आप देखोगे प्राइजेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी भी यूएस और चाइना की जो बैठक होगी उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक में एक बॉटम आउट तो हो चुका है, बट बड़ी तेजी के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। कॉपर में 847 तक लेके चलिए, 844 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 854 का लेवल मिलेगा। ये इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट अगर कोई 1.5-2 महीने का व्यू लेके चलता है तो ये काफी बॉटम प्राइसेस है। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल केडिया जी होगा, मसालों को लेकर। मसालों में गिरावट काफी बढ़ गई है, क्या हो रहा है सर? देखिए, मसालों में हमने तीनों ही मसालों में जबरदस्त गिरावट देखी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जीरा है, ये 21,000 पे आ चुका है। धनिया तो हमने पिछले 2-3 दिनों में गिरावट देखी, 7,000 के नीचे आ चुका है। हल्दी के अंदर भी आज हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखी। तो पहला कारण है इंडो पाक के कंसर्न्स की वजह से हमने नॉर्थ मार्केट की जितनी भी कमोडिटी है उसमें दबाव आते हुए देखा है। वहीं कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जिस ढंग से टेंशन बढ़ रहा है, कुछ पेमेंट क्राइसिस गुजरात राजस्थान बेल्ट में दिखाई दी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी लेवाली मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक इंडो पाक का कंसर्न्स बना हुआ है, एग्री पैक के अंदर सभी में हम दबाव देखेंगे, जबकि फंडामेंटल धीरे धीरे डिस्काउंट हो जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ हल्दी में जैसे आज गिरावट है, ये हो सकता है 13,200 तक का लेवल दिखा दे, पर उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे। धनिया में भी मुझे लगता है कि 6,900 6,950 पे जाके बेस बने, जीरे के अंदर 20,800। बट एज ऑफ नाउ अगले एक हफ्ता थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए पूरे एग्री पैक के अंदर, बिकॉज इंडो पाक का जो क्लैरिटी आएगी यही इंपॉर्टेंट रहेगी पूरे एग्री पैक के लिए। तो ये अभी तनाव का माहौल है, और ऐसे तनाव के माहौल में सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये असर दिख रहा है एग्री कमोडिटी पे। शुक्रिया मानव आपका। केडिया जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन का सरकार ने जो नया टारगेट तय किया है वो कितना है, क्यों सरकार को लगता है कि रिकॉर्ड उत्पादन 2025-26 क्रॉप ईयर में भी हो सकता है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनोद आनंद होंगे, एमएसपी कमेटी के मेंबर भी है और एग्री एक्सपर्ट भी है। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम बात कर रहे थे एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में भी आज काफी से ज़्यादा गिरावट दिख रही है। जिस तरह से केडिया जी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि पूरे ही वैल्यू चेन पर असर हुआ है, सप्लाई चेन की दिक्कतें हुई है। इस तरह के तनाव के माहौल, जब युद्ध जैसे माहौल रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। कई स्टॉकिस्ट जो बॉर्डर के इलाके के हैं वो लगातार बेच रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे अस्थिर माहौल में सलाह यही एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी अपने ट्रेड को स्थिर रखे, बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करें, और जब चीज़ें स्थिर हो जाए फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के सत्र में करीब 4% हल्दी टूट गई है, 13,350 के करीब। धनिया भी कमज़ोर है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं, उनसे समझते हैं, कारोबारी है हल्दी के। पूनम जी, ये हल्दी में आज की गिरावट के पीछे आपको क्या वजह दिख रही है? ये सबसे बड़ा कारण तो अभी जो बॉर्डर पे डिस्टर्ब चल रहा है उसके वजह से ग्राहकी जो एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों उठी हुई है। लेना सबको है, परंतु जो हालात को देखते हुए कि कहाँ पर क्या होगा
हर आदमी के दिल में घबराहट है। इस हिसाब से जबकि कई मंडियों में अराइवल बुक काफी कम हो गई है और किसान भी कम भाव में बेचना नहीं चाह रहा है, फिर भी इसके वजह से थोड़ा बाजार रुक गया है। इसमें वो 400-500 रुपए का रिस्क है, इसके बाद वापस बाउंस बैक हो सकता है। ओके, तो सर ये सही भाव है क्या? 13,000 के आसपास खरीदने में भलाई है क्या? हाँ, ये ले सकते सब ये भाव में, मतलब इसमें 200-400 रुपए का रिस्क है, बड़ा रिस्क नहीं है इसमें। ओके सर, क्या एक्सपोर्ट डिमांड की स्थिति अभी क्या है? क्या इस तनाव का एक्सपोर्ट पर भी कुछ असर हो रहा है क्या? हाँ, काफी असर हो रहा है। सब बांग्लादेश जो मेन खरीदार बांग्लादेश और दुबई है, दोनों एक्सपोर्टर रुके हुए हैं, बायर्स रुके हुए हैं। ओके, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और हल्दी पर क्या हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से अभी भी एग्री कमोडिटी में जो गिरावट आ रही है वो सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहे तनाव हैं वही वजह यहाँ पर दिख रही है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, विनोद आनंद जी हैं, मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के, उनके पास जाएंगे। और उससे पहले वो खबर ये है कि भारत सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सरकार का रिकॉर्ड उत्पादन का जो लक्ष्य है वो है करीब 3546 लाख टन का। 2024-25 के जो टारगेट थे उससे ये 4% ज़्यादा उत्पादन सरकार को लगता है होगा। खरीफ सीजन के अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो ये करीब 16.9 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है। चावल उत्पादन का अनुमान है 2025-26 के लिए 14.7 करोड़ टन, जो 8% ज़्यादा हो सकता है। वहीं गेहूं का उत्पादन करीब 2% ज़्यादा होकर 11.7 करोड़ टन रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। 2024-25 में अब तक के उत्पादन के अगर आंकड़ों की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन के कुल नंबर अब तक के बात करें तो 33.1 करोड़ टन का उत्पादन अब तक हो चुका है। हमारे साथ विनोद आनंद जी है। विनोद जी, सरकार के तो लक्ष्य काफी बेहतर है, क्या लग रहा है इस तरह के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है क्या? बिल्कुल, इसमें काफी समय से बहुत सारा काम किया गया है और उसके हिसाब से ये चीजें हो रही है। मेरी आवाज हामिद कर रही है। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही, वापस से आपको मैं जोड़ता हूं। सर, इसके पीछे की अगर मैं वजह जानना चाहूं कि क्या वजह है कि जिसके पीछे आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है? देखिए, क्या है कि जो पिछले 1-1.5 वर्ष से सहकारिता और बाकी माध्यमों से जो काम किया जा रहा है, जिस तरीके से एग्रोनॉमिक सपोर्ट लोगों को देना और बाकी और प्रक्रिया जो कृषि मंत्रालय की तरफ से दाल का रकबा बढ़ाने का जो अनवरत कार्यक्रम किया जा रहा है, उस वजह से इसमें सफलता मिली है। सर, अब बात करते हैं गेहूं को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार का उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और सरकार के जो लक्ष्य है वो भी काफी ज्यादा है। गेहूं उत्पादन की नई रिपोर्ट क्या है सर? अब तक तो स्थिति काफी साफ हो गई होगी। देखिए, सारे आंकड़े तो हमारे पक्ष में है। जो सरकार ने टारगेट लगाया था उससे ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। और आंकड़े लक्षित हो रहे हैं, ग्रासरूट से भी आपके पास खबरें आ रही होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके से कोई समस्या है और हर कृषि विज्ञान केंद्र से और सरकार के जो आंकड़े हैं वो अभी तक भी है, जो टारगेट दिया था उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। जी, आप एग्री कमोडिटीज में काफी गिरावट दिख रही है क्योंकि इस तरह के वॉर के माहौल में सप्लाई चेन की जो दिक्कतें होती है उसका भी असर होता है और स्टॉकिस्ट को भी डर लगता है। क्या ऐसे दौर में आप क्या सलाह देंगे उन लोगों को? देखिए, थोड़ा रूट चेंज होगा और खास करके जो कमोडिटीज के मार्केट में और सहकारिता का जो गठजोड़ हुआ है, तो फूड सिक्योरिटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। हाँ, लेकिन जो हमारे देश से अनाज बाहर लेके जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा लेके जाने में। तो इस पे बाई एयर तो वैसे भी लोग नहीं जाते हैं, शिप का रास्ता वैसे क्लियर है। तो मुझे इससे कोई ज्यादा समस्या नहीं लग रही है। पाकिस्तान के रास्ते या फिर वो एयर बंद होगा, एयर से हम कभी भी गेहूं लेके या किसी कमोडिटी लेके नहीं जाते हैं।
तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं लगती है। और ये कोई युद्ध की स्थिति तो है नहीं, ये तो रिटेलिएशन है। हम अपनी भारत माता की जय कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार की ऐसी कोई समस्या वैश्विक तौर पे भी और हमारे रीजनल तौर पे भी नहीं आई। वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। हालांकि जो तनाव भले ही ज़रूर हो, तो एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी चिंता भी फिलहाल दिख रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़े ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल चिंता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, किसी भी चीज़ की कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं हैं। चलिए, मुनाफे की मंडी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए FNO जंक्शन लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।